इस लेक्चर में हम टी.एस. एलियट की पोएम द वेस्टलैंड का टेक्सचुअल एनालिसिस और उसमें उससे मुतालिक जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। टी.एस. एलियट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अमेरिकन था, सेंट लुई में पैदा हुआ था और इसने इंग्लैंड की नेशनैलिटी ले ली थी, वहाँ की नेशनैलिटी छोड़ दी थी। बुनियादी तौर पे ये बैंकर था और ये लॉयड्स बैंक में की जो लंदन में ब्रांच थी क्वीन हेनरीटा स्ट्रीट पे, उसमें काम करता था और साथ साथ पोइट्री भी कर रहा होता था। तो पोइट्री करते करते फिर बहुत अरसा जो था एलियट लॉयड बैंक के साथ रहा और उसके बाद फिर एलियट ने बैंक को छोड़ के फेबर एंड फेबर एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है लंदन में, उसमें डायरेक्टर बन गया और फिर फुली तौर पे ये इंगेज हो गया पोइट्री और आर्ट और लिटरेचर के साथ। तो टी.एस. एलियट की लाइफ के बारे में हमें पता है कि 48 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर में, ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला। और टी.एस. एलियट की जो असल में पोइट्री है, ये प्री ऑक्यूपेशंस हैं पोइट्री से रिलेटेड, वो प्राइमरीली जो हैं वो उस एज से मुतालिक है कि उस एज की जो नौइयत थी वो कुछ इस किस्म की थी कि 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी इसी ज़माने में। एलियट आप देखें कि 1888 में पैदा होता है और 1965 में इसकी डेथ होती है। तो दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इसने दोनों बहुत करीब से देखी। तो इसको शैलोनेस का एहसास हुआ कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी एग्जिस्टेंस बड़ी मतलब ख़तरे में है। और इसकी पोएम हॉलो मैन को अगर आप पढ़ लें तो उसमें वो कहता है कि वी आर दी हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, वी आर लीनिंग टुगेदर। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि असल में इसने जो इसकी पूरी लाइफ थी बुनियादी तौर पे वो इसी कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमती थी कि इंसान स्पिरिचुअलिटी से महरूम हो चुका है और इंसान जो है वो बिल्कुल डिके की तरफ जा रहा है और उसमें वो चीज़ बाकी नहीं रही। तो 1922 में टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड की नाम की ये जो पोएम थी, ये दी वेस्टलैंड है, दी अलग है, वेस्ट अलग है और लैंड अलग है। और इसी साल में कैथरीन मैन्सफील्ड का नावल था द गार्डन पार्टी, ये पब्लिश हुआ, जैसा कि आप टाइमलाइन पे देख रहे होंगे। और वेस्टलैंड देखते हैं जी, वॉज पब्लिश्ड इन 1922, 1922 में पब्लिश हुई। इस पोएम में टोटल जो लाइंस हैं वो 434 है और ये डेडिकेट की थी इसने एजरा पाउंड को। एजरा पाउंड भी एक अमेरिकन पोइट था और ये अमेरिका से शिफ्ट होके इटली चला गया था और फिर बाद में इंग्लैंड आ गया था। टी.एस. एलियट का ये फ्रेंड था। तो टी.एस. एलियट की इस पोएम को इसने देखा, कट शॉर्ट किया। ये बड़ी लंबी पोएम थी, अराउंड 1000 लाइंस की। तो इसने सजेस्ट किया कि ये चीज़ें निकाल दें और ये चीज़ें डाल दें। तो और इसी ने इसको पब्लिश भी किया था। एजरा पाउंड ने, ये एडिटर भी था मैगज़ीन का। तो और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1885 से लेके 1972 तक है। तो इसमें उसने डेडिकेट किया, उसने लिखा डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड द बेटर क्राफ्ट्समैन। उसने एजरा पाउंड को द बेटर क्राफ्ट्समैन कहा था, अपने आप से भी बेटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड यूके में। ये जो द वेस्टलैंड थी, द क्राइटेरियन नाम का जो मैगज़ीन था जिसका एडिटर टी.एस. एलियट खुद भी बना, उस पर पब्लिश हुई थी। और अमेरिका में ये द डायल मैगज़ीन था, द डायल मैगज़ीन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द डायल मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी। नवंबर इशू तो शायद ना पूछें इतनी डेप्थ में, लेकिन द डायल और द क्राइटेरियन आप जहन में रखेंगे। उसके बाद है सेक्शंस ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के कितने सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेक्शंस हैं जी। नंबर 1 का नाम है द बरियल ऑफ डेड, नंबर 2 है गेम ऑफ चेस, नंबर 3 है द फायर सरमन, नंबर 4 है डेथ बाय वाटर और नंबर 5 है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड। पहली बात आपको ये पता ही होनी चाहिए कि वेस्टलैंड के 5 सेक्शंस हैं। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि सेक्शन 1 कौन सा है, 2 कौन सा, 3, 4 एंड 5 कौन से हैं। अमंग इस फेमस फ्रेजेस, इस पोएम के जो फेमस फ्रेजेस हैं वो है अप्रैल इज़ द क्रूअलेस्ट मंथ। ये भी आया हुआ है कि अप्रैल जो है इज़ मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, और नीचे पोएम्स के नाम थे। तो वेस्टलैंड भी उनमें से एक नाम था। उसके बाद इसमें जो एक और फ्रेज है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट है। उसके बाद है जी एंड द मंत्रा इन द संस्कृत लैंग्वेज, शांति शांति शांति।
अब टी.एस. एलियट की ये जो पोएम है द वेस्टलैंड, ये पहले भी हमने एक दिन बाद डिस्कस की थी कि टी.एस. एलियट कहता है कि जो मॉडर्न पोइट्री की कॉम्प्लेक्सिटी है, बुनियादी तौर पे वो कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न लाइफ में क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है, सो मॉडर्न पोइट्री भी कॉम्प्लेक्स है। टी.एस. एलियट की पोइट्री बहुत ही ज़्यादा जो थी वो कॉम्प्लेक्स थी। अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स इस वजह से थी कि वो रिलीजन के जो एलूजन्स हैं, रेफरेंसेस हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहा है, बाइबल के रेफरेंसेस भी इस्तेमाल कर रहा है, ग्रीक मैथोलॉजी के भी इस्तेमाल कर रहा है, और रोमन हिस्ट्री के वर्ड्स भी कर रहा है, संस्कृत यानी हिंदी से भी ले रहा है वो, और इटालियन से भी ले रहा है, ग्रीक से भी ले रहा है, रोमन से भी ले रहा है, और इवन लैटिन से भी ले रहा है। अच्छा, सिर्फ वर्ड्स ही नहीं ले रहा, वो उन वहाँ से लेजेंड्स भी ले रहा है। लेजेंड्स समझ रहे हैं ना, लेजेंड का मतलब होता है स्टोरीज, रेफरेंसेस ले रहा है, डायरेक्ट रेफरेंस ले लेता है। तो इसमें आप देखें कि होली ग्रेल का कॉन्सेप्ट है बाइबल से, वो लेता है, फिशर किंग का भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, और फिर कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश सोसाइटी से भी रेफरेंसेस लेता है। तो इस वजह से वो ज़रा ना पोइम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और कल ही हमने या परसों शायद पढ़ा था कि किसी क्रिटिक ने इसको कहा था कि ये बिल्कुल ही अनइंटेलिजिबल किस्म की चीज़ है ये जो इसने की, और ये फ्रेगमेंट्री पोइट्री के लिए भी मशहूर है। तो शांति शांति का मंत्रा जो है, ये जो आता है संस्कृत से, हिंदी से, वो भी इसमें शामिल है। देन पॉइंट नंबर 13 है कि एलियट एम्प्लॉयज मैनी लिटरेरी एंड कल्चरल एलूजन्स फ्रॉम द वेस्टर्न कैनन, बुद्धिज्म, द हिंदू उपनिषद्स, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, और ये सारे लेजेंड से यूज़ करता है। The poem is preceded by a Latin and Greek epigraph from the Satyricon of Petronius. अच्छा, ये एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ ये होता है कि किसी भी पोएम, किसी भी चैप्टर या किसी भी कैंटो का जो स्टार्ट में एक कोई कोटेशन लिखी जाती है, उसका इंट्रोडक्टरी या टाइटल, उसको एपिग्राफ कहा जाता है। तो एपिग्राफ भी इसने जो है लैटिन और ग्रीक से इस्तेमाल किए हैं, बल्कि उसने जो एजरा पाउंड को कहा था ना, द बेटर क्राफ्ट्समैन, वो भी लैटिन का वर्ड था, उसका मतलब द बेटर क्राफ्ट्समैन है। द वेस्टलैंड इज नोटेबल फॉर इट्स सीमिंगली डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसजॉइंटेड है। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर है? डिसजॉइंटेड है, यानी उसमें कोई वो बात नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो, मतलब उसका आपस में जुड़ी हुई बातें नहीं है। कहीं नरेटर कोई और हो जाता है, किसी पार्ट में कोई और हो जाता है, पहले पार्ट में कोई और बात है, दूसरे पार्ट में और बात है, तीसरे पार्ट में और बात है। लेकिन आई.ए. रिचर्ड्स एक ऐसा क्रिटिक है, पॉइंट नंबर 16 है ये, कि वो कहता है कि द वेस्टलैंड इज़ अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़, इज़ अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़, आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा। विच बैटल डिड स्टेटसन सपोजिडली पार्टिसिपेट इन? बैटल ऑफ माइली है या मिली है। अब ये भी मैथोलॉजी की बात है, और इसको समझना फिर इससे पीछे एक अलग मैथोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। देन द टाइटल अ गेम ऑफ चेस एलूड्स टू थॉमस मिडल्टन्स प्ले अ गेम एट चेस एंड वेमेन बी वेयर वेमेन। अब ये जो गेम ऑफ चेस का टाइटल है, ये इसने मिडल्टन के एक प्ले था अ गेम एट चेस, वहाँ से उसने ये गेम ऑफ चेस का टाइटल ले लिया। उसके बाद गेम ऑफ चेस इज़ द सेकंड सेक्शन है जी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19 कि ये गेम ऑफ चेस जो है ये कौन सा सेक्शन है जी? सेक्शन नंबर 2, सेकंड सेक्शन है, और इसकी जो सेटिंग है वो रिवर थेम्स है, सॉरी थीम्स जो हैं इसके जी। ये जो है ना, ये लव एंड सेक्सुअलिटी जो है ना, इसका वो है जो थीम है। पॉइंट नंबर 18 जो है वो है कि द टाइटल अ गेम ऑफ चेस जो है, ये एलूड का मतलब होता है रेफरेंस है। ये टॉमस मिडल्टन का प्ले है, दो प्लेज है, अ गेम एट चेस है, और दूसरा वेमेन बी वेयर वेमेन से है, उनसे इसने ये टाइटल लिया है। गेम ऑफ चेस जो है ये 19 पॉइंट देखिएगा, ये सेकंड सेक्शन है द वेस्टलैंड का, और इसका जो थीम है वो लव एंड सेक्सुअलिटी है। Point number 20 is the first line of a game of chess is an allusion to a line from which Shakespearean play एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ये शेक्सपियर का प्ले है जी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, और इसकी जो लाइन है गेम ऑफ चेस की जो फर्स्ट लाइन है वो उसकी तरफ रेफरेंस है, और वहीं से वो लाइन इसने ली है। देन है पॉइंट नंबर 21, द मिथ ऑफ फिलोमेला इन अ गेम ऑफ चेस इज टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड का वर्क है जी मेटामॉर्फोसिस, वहाँ से इसने ये वाली मिथ जो है वो ली है।
इसी तरह सिल्वियन सीन इन अ गेम ऑफ चेस इज एन एल्यूजन टू जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, सिल्वियन मिथ का जो कॉन्सेप्ट है। अब सिल्वन, अच्छा अब आप देखिए कि कहीं पे वो एक रेफरेंस ले रहा है जॉन मिल्टन के वर्क से, दूसरा ले रहा है वो ओविड के वर्क से, तीसरा ले रहा है शेक्सपियर के वर्क से, और ये एक ही सेक्शन की बात हो रही है। हर लाइन में वो डिफरेंट रेफरेंस ले रहा है। उसके बाद इसी वजह से जाहिर है वो बड़ा, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, डिसजॉइंटेड, इसी वजह से वेस्टलैंड को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 23 इज विच इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। ये डेथ बाय वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। द शॉर्टेस्ट सेक्शन कौन सा है जी? कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स विद 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग कपलेट्स, राइम स्कीम इज ABCDEFE। और ये कौन सा सेक्शन है? यही डेथ बाय वाटर जो है, यही जो है इसका सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन भी है। अब यहाँ से MCQ ये बन सकता है कि शॉर्टेस्ट सेक्शन कौन सा है? डेथ बाय वाटर। और मोस्ट ऑर्गेनाइज कौन सा है? डेथ बाय वाटर। और परहैप्स ये मोस्ट ऑर्गेनाइज इसी वजह से कि ये है ही छोटा सा, इसमें जस्ट 8 लाइन्स है। Then ji, the opening line of the poem The Wasteland, April is the cruelest month, is an allusion to a quote from Chaucer's Canterbury Tales। अब ये चौसर वो कहता है ना कि अप्रैल की बात करता है, When April soothe, तो उसी की तरफ ये रेफरेंस देता है कैंटरबरी टेल्स की तरफ। पॉइंट नंबर 26 जो है वो है पेज नंबर 2 पे, Who was the Magliore Fabro to whom the wasteland was dedicated। मैग्लियोर फेब्रो जो था ये एजरा पाउंड था। ये लैटिन लफ्ज है मैग्लियोर फेब्रो और इसका मतलब है द बेटर वन, द बेटर वन। उसके बाद 27 है जी नेक्स्ट पेज पे, विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मेंशन एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। ये बच्चों की एक नर्सरी राइम है तो वो भी उसने डाल दी। अब जाहिर है मुश्किल तो होना ही है कि उसने माइथोलॉजी से लेके शेक्सपियर, मिल्टन, जोसेफ, सब से लेके और बच्चों की नर्सरी राइम तक उसके अंदर डाल दी। अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मिथ हु वाज चेंज फ्रॉम अ मैन टू अ वुमन, वो टायरेसियस है, टायरेसियस, और यही एक सेक्शन का नरेटर भी है। उसके बाद द फेमस लाइन हिरामिनो इज मैड अगेन इन द वेस्टलैंड इज अ स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड। ये जो फेमस लाइन है कि हिरोनीमो इज मैड अगेन, ये वेस्टलैंड में एग्जैक्टली लाइन है और असल में ये लाइन थी द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड। आपको पता है ना, यूनिवर्सिटी वेट था ये। तो व्हाट द थंडर सेड में ये लाइन। अब यहाँ से 2 MCQ बनते हैं कि स्पेनिश ट्रेजेडी में से लाइन किस सेक्शन में से है, व्हाट द थंडर सेड में, और कौन सी लाइन है? हिरोनीमो इज मैड अगेन है, और ये वेस्टलैंड में है। स्पेनिश ट्रेजेडी, दी स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ये एक वर्क था, इसके साथ आप दी ऐड कर लेंगे, दी स्पेनिश ट्रेजेडी, ये टॉमस किड की का प्ले था। पॉइंट नंबर 30, those were pearls which were his eyes, those were pearls which were his eyes in the wasteland is a quote from Shakespeare, Shakespeare's The Tempest। अब टेम्पेस्ट से फिर उसने कोटेशन उठाई है कि those were pearls which were his, those were pearls which were his eyes, ये फिर शेक्सपियर से कोटेशन आ गई। तो इस वजह से ये फ्रेगमेंट्री और इसको मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मैरिड कपल मेंशन इन सेक्शन अ गेम ऑफ चेस में कौन से मैरिड कपल है जी? एल्बर्ट एंड लिल। Eliot uses the line sweet James run softly till I end my song in the section The Fire Sermon। This quotation is from Spencer's Prothalemeon। अब आप देखिए वो कहता है कि स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये स्पेंसर की प्रोथलेमियन से है, वहाँ से उसने उठा के अपनी पोइट्री में इसको यूज़ कर लिया। द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ द फाइनल सेक्शन व्हाट द थंडर सेड। अब फाइनल सेक्शन कौन सा है इसका? व्हाट द थंडर सेड है। और उसका फाइनल स्टैंजा जो है, जो ओपनिंग स्टैंजा, वो क्या किस चीज़ को रिकॉल कर रहा है? बाइबल का एक इवेंट है, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की जो रिसरेक्शन का इवेंट है। देन who is the subject of the long discussion which begins in section number 5 और the thunder said में जीसस क्राइस्ट है जी, सारी बातों का जो मरकज़ है उसमें। in the penultimate line of what the thunder said, Eliot uses 3 Sanskrit words to replicate the sound of thunder over the river. They are data,
दिवादम, दिवाटा। अब संस्कृत के भी वर्ड्स उसने यूज़ किए हुए हैं, और इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर जो ऑर्डिनरी रीडर है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे संस्कृत भी आनी चाहिए, उसे शेक्सपियर भी आना चाहिए, उसे मिल्टन का भी पता, तो फिर जाके कहीं इसकी समझ आती है। तो ये इसने थंडर को डिस्क्राइब करने के लिए डाटा धिवादम दिमाता का वर्ड यूज़ किया। वट डू दे मीन, इनका मतलब है गिव, सिंपैथाइज, कंट्रोल। सोर्स ऑफ द फ्रेज बृहद्रम का उपनिषद। उपनिषद जो है ये संस्कृत की रिलीजियस बुक है जी। तो ये वाला पॉइंट है 35। 36 देखें जी, वन ऑफ द लाइन्स इन द फाइव sermons इज इन फ्रेंच। अब उसने फ्रेंच को भी नहीं छोड़ा, और फ्रेंच से भी लाइन उसने ले ली, और वो लाइन क्या है जी, विच when translated is, and oh those children's voices singing in the dome, and oh those children's voices singing in the dome is taken from a work by a French poet named Paul Verlaine। पॉल वर्लेन का के वर्क से ये लाइन उसने ली है, तो फ्रेंच से भी ये लाइन आ गई। एंड देन पॉइंट नंबर 37 इज द फाइनल वर्ड्स ऑफ द वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड के फाइनल वर्ड्स हैं, विच इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स, और वो क्या है, संस्कृत से लिया गया है, और वो क्या है, शांति शांति शांति। एलियट्स पोइट्री इज़ ऑलवेज फ्रेगमेंट्री। ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि कहा यह जाता है कि एलियट की जो पोइट्री है वो फ्रेगमेंट्री। उसके बाद द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक देखते हैं जी। ये इसकी एक और पोइम है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसको कॉमनली प्रूफ्रॉक कहा जाता है, और ये पहली प्रोफेशनली पब्लिश पोइम है। अदरवाइज तो उसकी ज़्यादातर पोइम्स तो उसके बैंकिंग करियर में के दौरान ही लिखी गई। तो प्रोफेशनली जब ये फैबर एंड फैबर से अटैच हुआ, तो फिर उसने ये लिखी थी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, लेकिन ये भी इक्वली एम्बिगुअस है। एलियट बिगेन राइटिंग प्रूफ्रॉक इन 1910 एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जून 1915। अ मैगजीन ऑफ वर्स था जी उसका नाम मैगजीन का, जिसमें ये द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक लिखी थी। बहुत से क्रिटिक्स तो इसको बिल्कुल अहमियत नहीं देते थे, लेकिन इट वाज एजरा पाउंड जो अपने मैगजीन में इसके वर्क्स को पब्लिश करता था जी। उसके बाद एलियट नरेट्स दी एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफ्रॉक। प्रूफ्रॉक जो है एक अर्बन पर्सन है, यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है, डेवलप्ड बाय हिज फेलो मॉडर्न जो राइटर्स थे। द पोएम डिस्क्राइब्स द ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश, और ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है एक अर्बन मैन का। देन 2 और पॉइंट्स हैं जी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये भी एक पोएम है टी.एस. एलियट की, और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है ये एक नॉवल भी है हेनरी जेम्स का। और उसके बाद इसकी एक और पोएम है एश वेंसडे, ये ऐश वेंसडे, समटाइम्स एज ऐश डैश वेनसडे। लॉन्ग पोएम है जी, इसने लिखी थी आफ्टर हिज 1927 कन्वर्जन टू एंग्लिकनिज्म, और ये 1930 में पब्लिश हुई थी। अच्छा, टी.एस. एलियट जो था वो पहले तो मतलब नॉन रिलीजियस टाइप का बंदा था, लेकिन 27 में फिर ज़रा वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गया, और उसने एंग्लिकन चर्च को अडॉप्ट कर लिया, यानी जो प्रोटेस्टेंट चर्च होता है। तो फिर इसकी पोइट्री में थोड़ा सा ठहराव आया था, थिंग्स थोड़ा चेंज हुई थी, रूटीन की चीज़ें नहीं रही थी। तो ये था हमारे पास आज का वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट और उसके कुछ और वर्क, कुछ वर्क।